मैं एक बार ज़ीरोधा पे जाकर कोई शेयर खरीद रहा था और वहाँ पर लिखा हुआ आया कि दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज़ अंडर सेबी सर्विलेंस। और मैं चौंक गया कि अरे सेबी की सर्विलेंस पे क्यों है, क्या इसमें कुछ गड़बड़ है, क्या मैंने खरीदा तो इसमें रिस्क हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें मुझे सताने लगी। उसी के दौरान जब मैं रिसर्च करने पे गया कि ऐसा होता क्यों है, तो मुझे पता चला कि यार सेबी क्या है, पहले सर्विलेंस पे रखती है कुछ स्टॉक्स को जिन पर उनको डाउट होता है। क्या है मैटर इतना सिंपल है कि यार किसी भी स्टॉक को आप डाउट पे रख के उसको आप रडार पे रख दोगे? नहीं, ये जो आया ना, इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट जानेंगे आज हम। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है इनसाइडर ट्रेडिंग। अभी इनसाइडर ट्रेडिंग कहने के लिए टर्म अच्छी है, सुनने में भी आपको अच्छा लगता है कि अगर आपको अंदर की इन्फॉर्मेशन पता हो तो आप ट्रेड कर सकते हैं। और आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि यार मुझे अगर पता हो ना कोई कंपनी प्रॉफिट बना रही है, लॉस बना रही है, तो मैं उसमें ट्रेड करता हूँ। ये चीज़ यहाँ तक एंड नहीं होती, इससे भी बहुत बड़ी चीज़ होती है ये। क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, वो छोटी चीज़ होती है। वहाँ पर तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि स्टॉक का मूवमेंट किस साइड में होगा। समटाइम्स क्या होता है, जब अच्छा रिजल्ट भी आता है फिर भी मार्केट का प्राइस गिर जाता है या फिर बढ़ जाता है, तो वहाँ कोई चीज़ें आपको पकड़ में आएगी नहीं। बट बहुत बार क्या होता है, जहाँ मर्जर होता है, मेजर इक्वेशन होता है, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती है। और उस टाइम पे सेबी उस पर्टिकुलर स्टॉक को अंडर सर्विलेंस रखती है। आज हम ऐसे ही कुछ 3 केसेस के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी ने पीएनबी हाउसिंग का नाम सुना होगा। ये पंजाब नेशनल बैंक की सब्सिडरी है। इन्होंने क्या किया था, इनको मार्केट से 2400 सीआर उठाने थे, मतलब रेस करने थे, राइट्स इशू करने थे। बेसिकली राइट्स इशू का मतलब ये होता है कि कंपनी जो है अपने शेयर्स को थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफर करेगी ताकि उसको ज़्यादा पैसा मिल जाए। अब आप सोचेंगे यार कंपनी को पैसा चाहिए ही क्यों, पीएनबी हाउसिंग को उसके पास के पैसे की कमी है क्या? मतलब ये कहीं ना कहीं आपको सस्पिशियस नहीं लग रहा है यार कि उतनी बड़ी कंपनी है फिर भी इसको पैसे की ज़रूरत है क्या? हाँ, ज़रूरत है डेफिनेटली। आप बोलेंगे क्यों? भैया जो हाउसिंग फाइनेंस में उनको लोन देना पड़ता है उसके लिए उनको पैसा चाहिए ना, तभी तो लोन दे पाएंगे। तो वो पैसा कहाँ से रेस करेंगे? वो मार्केट से रेस करेंगे। अभी ठीक है, आप बोलेंगे नहीं यार उसकी जो पंजाब नेशनल बैंक है वो उसमें पैसा लगा लेगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सारा पैसा लोन पे दे पाएंगे और दोनों को विन विन सिचुएशन है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, पर ये सोचिए कि पंजाब नेशनल बैंक है, अगर वो ज़्यादा पैसा मतलब 2400 सीआर पूरा का पूरा अगर इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में लगा देती है तो फिर क्या होगा? इसीलिए तो कंपनी के ऊपर कुछ मॉनिटरिंग होती है। अगर वो पूरा पैसा यहाँ लगा देगी तो फिर उसके बिजनेस का क्या? उसका बिजनेस अनस्टेबल हो जाएगा, उसके क्लाइंट्स को पैसा नहीं मिलेगा, वहाँ पर बहुत सारे हिकअप्स आने लगेंगे और हो सकता है ये बिजनेस अच्छा ना करे तो पेरेंट कंपनी तक प्रॉब्लम में आ जाएगी। यहीं पर बात आती है सेबी की। तो जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है ना, वो जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली रहती है तो सेबी को बताती है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप इसको देख लो एक बार। और वो देख के बताते हैं कि आप इस पर्टिकुलर अमाउंट तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को बोला आप 500 सीआर तक ही इसमें लगा सकते हो, बाकी इनको पब्लिक में राइट इशू करके उठाने पड़ेंगे। ठीक है भाई, इतनी चीज़ मिल गई, चलो तो हम मार्केट से उठा लेंगे, 500 सीआर यहाँ से ले लेते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग का केस कहाँ बन रहा है? अभी रुक जाइए, अभी पूरा केस सुन लीजिए आप। जब कंपनी ने मार्केट से इतना ज़्यादा पैसा उठाया और उसको अपने बिजनेस एक्सपांशन के लिए लगाया, ऑफकोर्स उनको बिजनेस एक्सपांशन करना था, उसको नए ऑफिसेस खोलने थे, नए कस्टमर को एक्वायर करना था, नई ब्रांचेस स्टैब्लिश करनी थी, तो उन्होंने उसमें पैसा लगाया। अभी जब वो इतना पैसा मार्केट से रेस कर रहे थे ना, तो सेबी ने कुछ नोटिस किया कि उसके स्टॉक में फ्लक्चुएशन आ रहा है, स्टॉक का प्राइस में। हाँ, फ्लक्चुएशन तो आएगा क्योंकि कंपनी अगर एक्सपांड कर रही है, पैसा रेस कर रही है, तो फ्लक्चुएशन तो आना बनता ही है। बट उन्होंने अनयूजुअल फ्लक्चुएशन देखा है। मतलब वो क्या करेंगे, जो अंडर सर्विलेंस लिखा हुआ आ रहा है ना, उन सबकी ट्रेड्स को कलेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि यार ये पर्टिकुलर बंदा कहीं ना कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है, मतलब इसको कहीं ना कहीं कंपनी से कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, इसीलिए वहाँ पर अंडर सर्विलेंस लिखा आता है। तो अगर आप उसको स्वाइप करके बाई भी कर लेते कुछ होता तो नहीं, बट अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको वहाँ पर सचेत हो जाना है कि आपके ऊपर बिग बॉस की आइज़ ऑलरेडी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी हुआ क्या वो देख लेते हैं और इस केस में कैसे लोग पकड़ाए गए। इस केस में 3 लोग इन्वॉल्व थे, सिद्धार्थ चंदालिया, नाइसार पारिक और रेनक नरेंद्र पारिक। ये 3 लोग थे। इन लोगों ने अनयूजुअल ट्रेडिंग की इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और जब उनको सेबी को लगा यार कि ये लोग पर्टिकुलर लोग थोड़ा अनयूजुअल बिहेवियर है, तो वो क्या करती है, फिर इन्वेस्टिगेशन करती है। मतलब उनके कम्युनिकेशंस हुए होंगे किसी के साथ, कम्युनिकेशन हुए रहेंगे तो वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो जब उन्होंने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई, उसको पता चला कि ठीक है, इनको कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन मिल गया था कि यार इतना पैसा मार्केट से रेज होने वाला है और इनका बिजनेस एक्सपांड होने वाला है। तो इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की इन 3 इंडिविजुअल्स ने। जब मैंने इसको सर्च करके देखा तो इन 3 इंडिविजुअल्स का मुझे कहीं नाम नहीं मिला कि लोग एम्प्लॉयज़ थे। तो एम्प्लॉयज़ नहीं थे तो फिर इनको इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से? कहीं ना कहीं कंपनी ऑफिशियल से इन्वॉल्व होंगे ना, उन्होंने तो इन्फॉर्मेशन पास की होगी इन लोगों को। बट जब मैंने वो भी देखा, वो भी कहीं पर क्लियर नहीं था।
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि जिसने भी इन्फॉर्मेशन इनको लीक की वो भी तो गुनहगार है, बट उसको तो कहीं से कहीं तक बात भी नहीं की गई। और ये काफ़ी डिस्टर्बिंग था हमारे लिए। तो मैं सोचने में पड़ गया यार कि ऐसा भी होता है क्या। अब हुआ क्या वो जान लेते। चलो ठीक है, 3 लोग गुनहगार इस्टेब्लिश हो गए। अब उन लोगों को फाइन भरना पड़ा। उन लोगों ने अराउंड 1.5 करोड़ का, तीनों ने मिलकर 1.5 करोड़ का फाइन भरा, पेनल्टीज के फॉर्म में फाइन भरा है। तो उतना पैसा सेबी ने रिकवर किया है कि आपने इनसाइडर ट्रेडिंग करके इतना पैसा कमाया था, इसलिए आपको इतना पैसा देना, उन्होंने दे दिया और वो बरी हो गए। अब दूसरे केस की बात कर लेते हैं। 2001 में एबीएस इंडस्ट्री नाम की एक कंपनी रहती है जिसके 51% शेयर एजी बेयर, जो फॉरेन की कंपनी है, जर्मन की कंपनी है, वो खरीदती है। अब आप बोलेंगे यार ये दोनों मैंने सुना नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये फार्मास्यूटिकल और कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें बनाती है दोनों कंपनी। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन उठा रहे होंगे कि यार पहले तो यूँ बताइए कि ये अपनी जो इंडस्ट्री एबीएस इंडस्ट्री, इसने अपने शेयर बेचे ही क्यों। अगेन वही मैटर है कि इनको चाहिए था कि हमको बिज़नेस एक्सपांड करना है, हमारे अंदर कोई पैसा लगा है, तो पैसा कैसे लगाएगा, कुछ शेयर रखेगा ना, उसके बेसिस पे पैसा लगाएगा ना। तो इन्होंने क्या किया, प्रेफरेंशियल शेयर जो थे वो दिए किसको, एजी बेयर को, वो जर्मन की कंपनी को, तो उन्होंने खरीद लिया। अब इसमें इंसाइडर ट्रेडिंग का केस कहाँ बना। जब एक्विजिशंस हुआ उसके बाद स्टॉक के प्राइस तो बढ़ने या घटने थे, आपको पता ही है। तो वहीं पर अंडर सर्विलेंस वाला टैग लग जाता है। तो जब सेबी ने अंडर सर्विलेंस वाला टैग को देखा तो उन्होंने देखा यार कि कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे, जिससे कि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, उन्होंने फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की और उन्हें पता चला कि यार कुछ मेल, यार इसके पास पैसा कहाँ से आया। तो उन्होंने उसके बिजनेस अकाउंट, मतलब उसके जो बैंक अकाउंट्स थे वो ट्रांसफ़र में देखा, तो उनको पता चला यार कि कोई पर्सन है जिसका नाम है आईपी केडिया, और वो जो है बहुत अच्छे से बाय कर रहा है। अभी आईपी केडिया इतना बाय कर रहा है, जिसके पास पैसा कहाँ से आया। तो उन्होंने उसका बैंक स्टेटमेंट देखा, तो वो पैसा आया था इनके पास राकेश अग्रवाल से। अब राकेश अग्रवाल कौन, उन्होंने देखा तो राकेश अग्रवाल एबीएस इंडस्ट्री के एमडी थे। समझ गए कितना बड़ा घोटाला था। मतलब सोचो, अगर किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हो, उसको पता होता है कि कहाँ पर मर्जर होने वाला है, तो वो अपने पैसे अपने किसी रिश्तेदार के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है और वो उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर बाय कर लेता है। और मर्जर के टाइम पे प्राइस बढ़ेगा, वो उसको फ़ायदा मिलेगा और वो फिर अपना फ़ायदा बुक कर लेगा। तो इनडायरेक्टली ये पूरा गेम था। अभी इसमें बात आती है कि यार इनको सज़ा क्या मिली, कैसे क्या हुआ। जैसे ही ये चीज़ें पता चली, सेबी ने इन्वेस्टिगेशन बिठाई और उनको पता चला यार ऐसा ऐसी चीज़ें हुआ है। अभी क्या हुआ, जैसे ही ये केस हुआ, चालू हुआ, 1 साल हुए, 2 साल हुए, उसके बाद एबीएस इंडस्ट्री का कहना था कि यार ये हमको करना इसलिए नेसेसरी था क्योंकि जो एजी बेयर्स थे उन्होंने इंसिस्ट किया था कि हम 51% शेयर खरीदना चाहते हैं एबीएस इंडस्ट्री के, अदरवाइज हम डील नहीं करेंगे। तो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए हमने किया। यार ये तो बात घूम गई ना यार, उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए किया था, अब ये कंपनी के इंटरेस्ट में चला गया। जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा यार कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट आप देखेंगे ना तो इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग थी कि जो इन्होंने प्रेफरेंशियल शेयर्स थे उसके बेसिस पे एजी बेयर्स को बेचे था। उसमें क्या था, इन जनरल पहले इन्होंने एजी बेयर्स ने 40% खरीदे, फिर पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू उन्होंने रिमेनिंग शेयर्स खरीदे, जो 51 मतलब 11% और खरीदे। जो 40% खरीदे थे वो अराउंड 70 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से खरीदे थे और मार्केट का उस वक्त प्राइस चल रहा था 78 रुपीज़। तो ठीक है, 8 रुपीज़ का कम करके उनको पैसा रेस करना था, इसलिए कर लिया, वो से भी समझ गया। बट जब पब्लिक ऑफरिंग हुई तो उस टाइम पे 80 रुपीज़ के आसपास शेयर प्राइस जा चुका था। अब सोचो, जो पर्सन जो अपना आईपी केडिया है उसने 70 रुपीज़ के टाइम पे ट्रेडिंग करना चालू किया था, उसने 10 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट कमाया क्योंकि उसको इनसाइडर ट्रेडिंग की इन्फॉर्मेशन थी उस टाइम पे। अब वहीं पर जाके वो पकड़ा गया। अभी क्या है, जो पब्लिक ऑफरिंग में जो उन्होंने शेयर खरीदे थे ना, वो कहाँ से खरीदेंगे, कंपनी से तो खरीदेंगे। कंपनी से उन्होंने 40% ले लिए ऑलरेडी प्रेफरेंशियल प्राइस पे ही। प्रेफरेंशियल प्राइस कुछ नहीं होता, डिस्काउंटेड प्राइस पे कोई कंपनी रेस करना चाहती है पैसा तो वो उठाती है मार्केट से, ठीक है, और उसमें वो अपना मार्केट शेयर से कम पैसे में भी खरीदती है, ज़्यादा पैसे में भी होता है डील। वो भी एक एग्जाम्पल हम अगले एग्जाम्पल में कवर करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट केस रहेगा उसमें। तो अभी इन्होंने क्या किया, आईपी केडिया जी ने वहाँ पर 70 में खरीदे, 80 में बेच दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया और उसका पैसा मतलब इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पर सीएनएमडी इन्वॉल्व था, इसका सीएनएमडी बोल लो, मैनेजिंग डायरेक्टर बेसिकली, तो वो इन्वॉल्व था। तो उसने अल्टीमेटली पैसा कमा लिया और यहीं पर जाके पता चल गया कि यार कैसे होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। और सेबी ने जब इन्वेस्टिगेशन बिठाई तो ये लोग छूट भी गए, बोले नहीं ये तो हमारा कंपनी का बेस्ट इंटरेस्ट में था क्योंकि एजी बेयर जो थे वो खरीदने वाले थे 51%, अदरवाइज वो डील ही नहीं करते, इसलिए मैंने किया करके। चलो ठीक है, छूट गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की, जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर और BBLIL लिमिटेड समथिंग कुछ कंपनी है, ब्रुक बॉन्ड
लिप्टॉन इंडिया लिमिटेड, BBLIL, और HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर। अभी क्या हुआ, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 8 लाख शेयर BBLIL के खरीदे। ठीक है भाई, खरीद लिया और अच्छा खासा उसके बाद शेयर आ गया। अब इसमें गड़बड़ क्या होती है, 1 से 2 साल बाद BBIL और HUL का मर्जर हो जाता है। HUL उसको मर्जर में लेता है BBLIL को। आप बोलेंगे ठीक है ना, तो उसमें दिक्कत क्या है। अगर मान लो मैं किसी कंपनी का कोई शेयर खरीदता हूँ और बाद में मेरे पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, मर्ज कर लेता हूँ, तो क्या दिक्कत आ गई। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जब 8 लाख शेयर आपने खरीदे थे उस वक्त मार्केट प्राइस चल रहा था 300 रुपये और आपने खरीदे 350 रुपये में, जो 8 लाख शेयर आपने BBLIL के खरीदे थे। आप बोलेंगे नहीं यार, BBLIL उतनी वर्थ थी, मतलब उससे मुझे बहुत सारा बिजनेस आने वाला था, तो मैंने प्रीमियम पे किया एंड नो डाउट मैंने सेबी को भी वही जवाब दे दिया। अब सेबी ने क्वेश्चन उठाया, ठीक है आपने प्रीमियम पे कर दिया, आपने शेयर्स खरीद लिए, पर जब आपके पास इतने शेयर्स आ गए तो आपका इन्फ्लुएंस भी तो आ गया उस कंपनी में। जब आपका इन्फ्लुएंस आ गया तो आप उस पर्टिकुलर कंपनी के मार्केट प्राइस या फिर कहीं की शेयर प्राइस को भी तो मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब उसको नीचे भी ले जा सकते हैं। कुछ उनके डिसीजन आप इम्पैक्ट कर देंगे, लेने नहीं देंगे, उसका बिजनेस को ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। अगर आपने उनके प्राइस को गिरा दिया तो आपको मर्जर में ईजी हो जाएगा ना, क्योंकि आपको सस्ते में बाकी सारे शेयर मिल जाएंगे। और अगर आपको हायर में खरीदना था तब तो कोई बात नहीं थी। ठीक है, ये थोड़ा मुझे डिलेमा टाइप ही लगा, बट ये पूरा था इनसाइडर ट्रेडिंग का केस। इसमें कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं था, बट HUL के खिलाफ ही सेबी ने इसको रजिस्टर किया है कि यार HUL ने ही इनसाइडर ट्रेडिंग की है। हाँ, और एक कुछ हद तक सही भी है ना, क्योंकि उन्होंने थोड़े से शेयर खरीद लिए, अभी उनको बाकी बचे हुए भी खरीदने थे, तो उन्होंने डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया और उसके हिसाब से खरीदा। तो सेबी भी जो अंडर सर्विलेंस लिखा था ना, वो इसलिए लिखा था, तो उसको आपको इसलिए जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। पता है, इन सब चीज़ों में मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब सी लगी कि जो नॉर्मल ट्रेडर होता है ना, ये तीनों केस मैंने अभी आपको डिस्कस कर लिए। नॉर्मल ट्रेडर होता है, मान लो आप हो गया, आप क्या करते हैं, आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर खरीदने पर आप सोचते हैं कि यार इसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कोई न्यूज़ आई हो, चाहे मर्जर भी हुआ हो, तो आपको हमेशा डाउट रहता है कि यार ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। बट इन लोगों ने क्या किया है, शॉर्ट के साथ खरीदा है। तो आप बोलेंगे उनको पता था कि ऊपर जाएगा। यार जब आपको शॉर्टी नहीं तो उसको कैसे शॉर्टी हो सकती है। मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, वो किसको शॉर्टी होगी। किसी भी न्यूज़ को पॉजिटिवली ट्रीट करेगा, नेगेटिवली ट्रीट करेगा, किसको पता है। तो अगर ये जो जिन्होंने भी इनसाइडर ट्रेडिंग की, अगर ये लोग पैसा लूज़ कर देते ना, तो ये उस वक्त बच जाते। मतलब सेबी उनको इनसाइडर ट्रेडिंग में बुक नहीं करती। ये काफ़ी मुझे मतलब ना थोड़ा सा डिलेमा टाइप लगा कि यार ये क्या है, मतलब प्रॉफिट करेगा तो अब इनसाइडर ट्रेडिंग है, लॉस करेगा तब इनसाइडर ट्रेडिंग में नहीं है। अगर आप दोनों में भी पकड़ते हैं तो सेकंड केस में तो आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसने कुछ पैसा लगाया भी नहीं। तो यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा डिलेमा क्रिएट होता है एंड मुझे थोड़ा मतलब कि ग्रे एरिया टाइप लगने लग गया यहाँ पर। बट ठीक है, जो भी है, आपको लगता है, आपको क्या थॉट्स है इसके बारे में, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो चाहिए तो हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन जारी है।